नेक्स्ट हमने करना है आज लॉ ऑफ मास एक्शन, चैप्टर 7 इक्विलिब्रियम ही हम कर रहे हैं। तो लॉ ऑफ मास एक्शन में देखो कि हमने रेट कैसे डिपेंड करता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर। तो प्रोडक्ट के ऊपर हमारा कोई भी रेट डिपेंड नहीं कर रहा, तो जस्ट किसके ऊपर कर रहा है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो हमने देख लेना है यहाँ यू कैन सी रेट ऑफ रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर हमें कांस्टेंट रखना पड़ेगा इसमें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर मोलर कंसंट्रेशन हमने देखनी हो तो दोनों रिएक्टेंट की, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हमारे पास रिप्रेजेंट करने के लिए ये है ए, पैरेंथेसिस में हम ए लिख देंगे, तो ये है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए, ठीक है। तो नेक्स्ट आप देख सकते हो, लेट कंसीडर कर लो आपके पास कोई रिएक्शन है और उसमें ए और बी दो रिएक्टेंट हैं और प्रोडक्ट बनेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगी, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी, इसके ऊपर डिपेंड करेगा रेट। सो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए, molar concentration of B. So smaller is the rate of reaction and K हमारे पास क्या है, K is the velocity constant or rate constant which depend upon the molar concentration of A and molar concentration of B इनका प्रोडक्ट इनके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये कंडीशन है कि रेट है, जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर के वेलोसिटी कांस्टेंट जहाँ कांस्टेंट के इक्वल कब होगा, जब कंसंट्रेशन ऑफ ए और बी दोनों की यूनिटी होगी, यूनिटी मतलब 1, कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी दोनों की यूनिटी होगी। एट दैट टाइम आर विल बी इक्वल टू के और के इक्वल टू आर, एक ही बात है हमारे पास, ठीक है। सो इसका मतलब है कि दोनों दो या तीन कितने भी रिएक्टेंट हों सभी की कंसंट्रेशन यूनिटी होनी चाहिए हमारे पास। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट देखते हैं, इसी की फॉर्म है हमारे पास। सो मान लो कि आपके पास एक जनरल रिएक्शन है, जनरल रिएक्शन में उसके कोफिशिएंट भी हैं। सो कोफिशिएंट क्या है, स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी। दीज आर कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट ए, रिएक्टेंट बी एंड रिएक्टेंट सी, और प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी। और साथ में अगर उसके आगे कोफिशिएंट लगे हों तो वो उनकी पावर बन जाएगी। जैसे ए की कंसंट्रेशन की पावर स्मॉल ए हो गया, बी की कंसंट्रेशन की पावर स्मॉल बी और सी की कंसंट्रेशन की पावर स्मॉल सी। तो रेट हमारे पास क्या आ जाएगा, रेट विल बी इक्वल टू द के। सो ए, कैपिटल ए की पावर ए और कैपिटल बी की पावर स्मॉल बी, कैपिटल सी की पावर स्मॉल सी। ए बी एंड सी आर स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, जो बैलेंस इक्वेशन करने के लिए हम लगाते हैं 1 2 3 या 4, तो किसके, रिएक्टेंट ए बी और सी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। सो रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो हमारे पास नई डेफिनेशन क्या बनेगी, रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to the molar concentration of the reactants with each concentration term raised to the power equal to the number of moles. So number of moles के ऊपर डिपेंड कर रही है number of molecules, ठीक है। तो हमारे पास जो नई इक्वेशन आ गई है वो ये है हमारे पास, ये भी याद रखना है। अगर कोफिशिएंट लगे हों रिएक्टेंट के आगे तो हमें लॉ ऑफ मास एक्शन ये वाला यूज़ करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।